हमारे साथ अधिवक्ता धीरेन्द्र सिंह राठौर जी फोन लाइन से जुड़े हुए हैं। ये जो तहसील वेंडर होते हैं उनको लेकर के उनकी जो कुछ आय संबंधित समस्याएं हैं उसको लेकर के तमाम लड़ाइयां इन्होंने लड़ी है। अभी माननीय हाईकोर्ट में भी इससे संबंधित एक मामला चल रहा था जो खारिज हुआ है। आगे इनकी क्या रणनीति है तहसील वेंडरों के आय से संबंधित लेकर के, आइए बात करते हैं धीरेन्द्र सिंह राठौर जी से। हाँ सर, आप बताएं। आप सबसे पहले तो ये बताएं कि जो हमारे तहसील वेंडर हैं उनकी समस्याएं क्या है। हमारे तहसील वेंडर की प्रमुख समस्याएं ये है कि उनको बैठने के लिए समुचित स्थान नहीं है, उनको बिजली का कोई समुचित व्यवस्था नहीं है, इंटरनेट का व्यवस्था नहीं है, और जो नई व्यवस्था सरकार लेकर के आई है उस पर हमें लैपटॉप प्रिंटर, हमारा जो पूरा ढांचा है वो लगभग 1 लाख रुपए का है, वो भी सुरक्षित नहीं है। तहसील प्रेसेस पे कोई वेंडर रोज प्रिंटर लैपटॉप लेकर के घर आ जा नहीं सकता है। इस तरीके की हमारी तमाम सारी छोटी छोटी समस्याएं हैं। दूसरी चीज ये है कि इस पर जो कमीशन है वो भी बहुत कम है। फिजिकल स्टाम्प की अपेक्षा जहां पहले हमें 1000 मिलता था, अब हमें 92 रुपए मिल रहा है, जिससे हमारे वेंडर का पालन पोषण नहीं हो सकता है। और आप जान रहे हैं कि जब बैंक में 1 लाख रुपया जमा किया जाता है तो उसका कैश हैंडलिंग चार्ज 118 रुपए लगता है और 92 रुपए मिलता है। मैंने 28 या 26 रुपए हमारे वेंडर को घाटा हो रहा है। और उस घाटे का व्यवसाय करते हुए हमारा वेंडर प्रति वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार को 16,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू दे रहा है और सरकार के हाथों को मजबूत कर रहा है। लेकिन कई प्रत्यावेदन दिए जाने के बावजूद भी हमारे मामले पर सरकार ने कोई नीतिगत निर्णय नहीं लिया है। इससे क्षुब्ध होकर के हम माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज में डबल बेंच में गए, हमने अपनी बात रखी। राज्य सरकार और स्टॉक होल्डिंग के अधिवक्ताओं ने हमारा विरोध किया। हमारा दुर्भाग्य था कि हमारी रेट वहां से खारिज हुई। मामला वृहद था, 45,000 लोगों से जुड़े परिवारों का था, इसको सुना जाना चाहिए था, परंतु हमने न्यायालय के फैसले का सम्मान किया है। लोकतंत्र में न्यायालय का स्थान सर्वोपरि है, हम उसका सम्मान करते हैं, फैसले का स्वागत करते हैं। परंतु इस फैसले को चुनौती हम माननीय सुप्रीम कोर्ट में दे रहे हैं और हम तैयारी पे हैं। हमारी रिट ब्रीफिंग पर चल रही है। गौरव यादव जी हमारे एडवोकेट हैं नई दिल्ली के, और गौरव जी से हम टेंटेटिव रिट हमारी बन रही है और बहुत शीघ्र हम जब प्रिपेयर कर लेंगे तो अपने परिवार के 45,000 वेंडर्स का हित सुरक्षित करने के लिए, भविष्य निर्माण के लिए हम उच्च न्यायालय के शरण में जाएंगे। जी, आप फतेहपुर जनपद से हैं। जी हाँ, फतेहपुर जनपद से। हमारे एसोसिएशन के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष अजय कुमार गुप्ता जी गोरखपुर के ही हैं जी, कलेक्ट्री कंपाउंड में बैठते हैं अजय कुमार गुप्ता जी। और कभी आपसे मुलाकात होगी तो ब्रीफली आपको डिटेल और क्या समस्याएं हैं इनकी, और हमें और विस्तार से बताएं कि जैसे जो सीधे सीधे जो स्टैंप बिकता था उस समय जो आय होता था, अभी जो ई स्टैंपिंग की जो व्यवस्था हुई है इस समय किस तरीके से आय घट गया है और किस तरीके से आप इस आय को बढ़ाना चाहते हैं। देखिए, पहले जो व्यवस्था थी बड़ी आसान व्यवस्था थी। प्रत्येक जिला मुख्यालय पे कोषागार है, कार्यालय है कोषागार, वहाँ मुख्य कोषाधिकारी बैठते हैं, खजांची बैठते हैं। सप्ताह में 2 दिन या 3 दिन या पर डे जो भी चालान होता था हम लोग पैसा वहाँ खजाने में जमा करते थे और नेक्स्ट डे हमको स्टैंप मिल जाया करता था। और उस पर कैश पे खरीदने पर स्टाम्प अधिनियम की धारा 161 में हमें 1% डिस्काउंट भट्टे की व्यवस्था थी, 1% भट्टा हमें मिलता था। लेकिन जब नई व्यवस्था सरकार लेकर के आई, इस व्यवस्था में हमें अपना लैपटॉप प्रिंटर लगाना पड़ा और स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन के खाते में हम पहले पैसा भेजते हैं। स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन हमसे स्टाम्प जनरेट करवाता है। स्टाम्प जनरेट करने के दौरान यदि बिजली चली गई या इंटरनेट कोई प्रॉब्लम हो गया तो हमारा स्टैंप पेपर फंस जाता है, जिसकी वापसी की प्रक्रिया बड़ी जटिल है। बहुत देर से पैसा वापस होता है, हमारे वेंडर को तमाम सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और उस आम जनमानस को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है जो स्टाम्प वेंडर से खरीदता है। सपोज दैट आप ही गए, आपने 5 रुपए का स्टाम्प खरीदा और हमारा वेंडर उसकी जनरेटिंग कर रहा है और उस दौरान लाइट चली गई या कहीं इंटरनेट फॉल्ट मार गया तो पैसा फंस गया, हमारे अकाउंट से तो कट के स्टॉक होल्डिंग में चला गया लेकिन स्टाम्प जनरेट नहीं हुआ। उससे आपको भी परेशानी हुई और हमारे वेंडर को भी परेशानी हुई। ग्राहक तो तुरंत सुविधा चाहता है, वो कहता है कि नहीं तुरंत हमें आप पेमेंट करिए। ऐसी स्थिति में तमाम स्थानों पे झगड़े भी होते हैं, लड़ाई झगड़े भी होते हैं। दूसरी बात, जब वेंडर का कहीं खर्चा पूरा नहीं होता है तो थोड़ा सा निरस्ता होती है व्यवसाय करने में। हो सकता अभी पंचायत चुनाव आप प्रदेश में चल रहे हैं, सरकार का पूरा फोकस है कि फेस वैल्यू पर बेचा जाए, मतलब 10 रुपए का स्टैंप पेपर 10 रुपए में ही बेचा जाए
यदि उससे अधिक पैसा लिया जाएगा तो वेंडर पर विधिक कार्रवाई होती है और उसका निलंबित कर दिया जाता है, कहीं कहीं बर्खास्त भी कर दिया जाता है। जी जी। अब आप ये सोचने का प्रश्न है कि 10 रुपए की चीज में यदि 7 रुपए लागत है तो वो वेंडर 10 रुपए कैसे बेचेगा। लेकिन फिर भी हम सरकार के फैसले का सम्मान करते हुए इस चीज को 10 रुपए में बिकवा रहे हैं और घाटे का सौदा कर रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है। दूसरी बात, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन जिसको ठेका दिया गया है, ये मंडल स्तर पर बैठे हुए, इनके ऑफिसेस मंडल स्तर पर हैं जी, और हम लोग तहसील स्तर पर हैं। आप समझ रहे हैं कि तहसील से एक मंडल की दूरी कितनी है। आपके यहाँ जैसे सहजनवा है, कैंपियर गली है, वो गोरखपुर आने के लिए इतना दूर रन करना पड़ता है, 60-70 किलोमीटर दूर आना पड़ता है। आपके गोरखपुर की स्थिति आपको बता रहा हूँ। जी जी बिल्कुल। तो रास्ते में वो वेंडर आ रहा है, अधिकारी स्टॉक होल्डिंग के सुन नहीं रहे हैं, फोन हमारा वेंडर लगाता है, समस्या नहीं हल करते हैं, क्योंकि इनका शिकायत टोल फ्री नंबर नहीं है, कोई कंप्लेन नंबर नहीं है। ये लोग मन का मानी है, जिसका जो चाहेंगे, जो स्टेशनरी जिस पर प्रिंट निकलता है वो पेपर भी लिमिटेड, किसी को 25 पेपर देते हैं, किसी को 20 पेपर देते हैं, किसी को 50 पेपर देते हैं। और वो पेपर लेने के लिए भी वेंडर तहसील प्लेस से लेके मंडल मुख्यालय तक जाता है। इस तरीके की एक समस्या हमारे साथ ये भी है। जी जी। तीसरी समस्या भाई साहब ये है कि मान लीजिए कोई भी झूठी कंप्लेन कर देता है कि मैंने फलाने वेंडर ने हमसे 10 रुपए का स्टैम्प पेपर 15 रुपए का बेचा। ऐसी स्थिति में बगैर जांच के हुए, बगैर हमारा पक्ष सुने हुए भी वेंडर पर कार्रवाइयां हो रही हैं, जिसके लिए एसोसिएशन लड़ाई लड़ रहा है और लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं। कुल मिलाकर के वेंडर एक राज्य सरकार को बहुत भारी मात्रा में राजस्व प्रतिवर्ष दे रहा है, लेकिन सुख सुविधा से वंचित है। ना ही किसी वेंडर का बीमा योजना से आच्छादित किया गया है, ना 60 साल से ऊपर वाले को कोई किसी प्रकार का पेंशन दिया गया है, ना किसी वेंडर को बैठने का समुचित स्थान है। जब चाहे जब भी किसी वेंडर की गुमठी बाहर तहसील से फेंकी जा सकती है, उसके निर्धारित स्थान को ट्रांसफर किया जा सकता है। कुल मिलाकर के आप स्टाम्प बेचते रहें, अपनी बात न कहें, यह स्थिति वर्तमान में तहसीलों में। इसको लेकर के जैसे आपका एसोसिएशन कभी शासन प्रशासन से वार्ता या मिलने की कोशिश की कि हाँ कि क्या हमारी समस्या है, कैसे? हाँ, हम लोगों ने, हमारे जो स्टाम्प आयुक्त महोदया मिनिस्ट्री एस मैडम थी, अब उनका ट्रांसफर हो गया, डॉक्टर रोशन जैकब जी आ गई हैं। उनसे तो हम नहीं मिल पाए हैं, कोरोना की वजह से नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन जो पहले कमिश्नर महोदया थी उनसे हमने अपनी बात रखी थी। उन्होंने हमारा प्रत्यावेदन लिया जी, लेकिन उस पर कोई सार्थक कार्रवाई आज तक हो नहीं पाई है जी। हमने अपनी समस्या को और तेजी से उठाने के लिए हमारे प्रदेश महामंत्री फूलचंद सोनकर जी ने प्रदेश मुख्यालय बिंदकी से पद यात्रा करते हुए लखनऊ गए और वहां पे उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से जिलाध्यक्षों ने भी प्रतिभाग किया और एक ज्ञापन 5 अक्टूबर 2020 को माननीय कमिश्नर महोदया को दिया गया, लेकिन उस पर भी कोई सार्थक कार्रवाई नहीं हो पाई। इन सब चीजों से क्षुब्ध होकर के ही हम माननीय न्यायालय गए थे और माननीय न्यायालय से हमें निराशा हाथ लगी है और हमें पूरी आशा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट हमारा पक्ष सुनेंगे और हमें न्याय देंगे। चलिए, हमसे जरूर करके अपनी समस्याओं से संबंधित बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार।